बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ, जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए, उस पर ब्रीफिंग भी दी गई है। उसमें क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या क्या गुफ्तगू की गई, ये शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इत्तेहादी जमातों का आज इजलास भी हुआ और बिलखसूस वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है और वज़ीर आज़म ने आइंदा जो मुश्तरका सेशन आने वाला है, जो अनाउंस किया गया है, उसके हवाले से अपने इत्तेहादियों को एतमाद पे लिया है, तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि सच की जो ख़बर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ हम देते रहे इस प्रोग्राम में, बिलखसूस हम डिस्कस करते रहे, फॉलोअप करते रहे पॉली क्लिनिक का मामला और उसमें जो माली बेज़ाब्तगियाँ होती रहीं उसका मामला हमने उठाया। उस पर सख्त एक्शन किए गए हैं, हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, कुछ अहकामात जारी किए गए हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। चातरी साहब, सबसे पहले तो काबीना इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। आपको पता है उसमें एक तो इलेक्शन कमीशन के मुतालिक, इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिक फ़ैसले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने आज थोड़ा सा महंगाई के हवाले से भी एक लॉजिक पेश की है, लेकिन ये सवाल मैं थोड़ी देर बाद ही करता हूँ आपसे। लेकिन पहले ये बताइए कि ये जो आज फ़ैसले किए गए हैं इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिक, और ये कहा गया कि 49 निकात जो है उसमें इस्लाहात की गई हैं, तरमीम की गई हैं, इस हवाले से जो आइंदा सेशन है ज़ाहिर है उसमें पेश किया जाएगा। तमाम सियासी जमातें उसमें क्या शामिल हो सकेंगी, इत्तफ़ाक़ राय है इस पर? देखें, जिस उजलत से और जिस तेज़ी से और जिस फुर्ती से हुकूमत ये करना चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ये कानून साजी की जाए और कोई मतलब फौरी तौर पर ये कर दिया जाए, एक तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत बहुत जल्दी में है, कुछ जैसे कोई इंतखाबात को सर पे हैं जो इतनी जल्दी की जा रही है। वरना आप बैठ के बात हो सकती है, अपोजिशन से बात हो सकती है, आप अपोजिशन को कायल करें। ये बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, पर बलदियाती इलेक्शन में आप जा रहे हैं, आप बलदियाती इलेक्शन में इसको आजमाएँ, पंजाब को दें, पंजाब पहले वहाँ कानून साजी करे और इसे देखे मतलब बलदियाती इंतखाबात में ये मशीन कैसे परफॉर्म करती है। उसके बाद आप जो है इसको अपोजिशन से बातचीत करें। सबसे पहले आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, अपनी पार्टी के इलेक्शन कराएं, उसमें ये मशीन इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसी होती है और इसके नताइज ऐसे होते हैं। शफाफ इलेक्शन तो हर पार्टी का मुतालबा है और ये आज से नहीं है, ये मेरे ख्याल में 1970 के बाद से हो रहा है। और एक इलेक्शन कहा जाता है कि जी वो शफाफ थे और जिस पर मुल्क टूट गया था, तो उसके बाद जो है हर पार्टी ने ये इल्ज़ाम लगाया। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी तो हर इलेक्शन में ही तकरीबन ये कहती रही है जी धांधली हुई है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब जिंदा थी तो वो कहते थे झुरलू फिर गया इलेक्शन में, ये झुरलू की भी बात उन्होंने कही। ये गो बाबा गो जो आज दूसरे को लगाते हैं, ये इसाक खान के बारे में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने असम्बली में नारा लगाया था, गो बाबा गो। तो ये सारी चीज़ें उधर से आई हैं। सारी पार्टी जो हैं ये कहती हैं कि इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, लेकिन इसका ये हल नहीं है कि आप अपने तौर पर एक सिस्टम बना लें और अपने तौर पर कहें जी ये चीज़ें ठीक हैं और इन चीज़ों को कैसे कर दें और ऐसे कर दें, और पीर को जनाब हम कौमी असम्बली पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रहे हैं और इसमें ये हम साहब का। इसका मतलब यह है कि आपको उजलत में आप काम कर रहे हैं, आपको कोई तेज़ी है और इस तेज़ी में आप काम करना चाहते हैं और चीज़ों को आप बिल्डोज करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि ये मुल्क का मफाद नहीं है, ना इस PTI का मफाद होगा ना जमहूरियत का मफाद होगा। उससे पहले एक कमेटी बनाई जाए, सारी पार्टियों से डिस्कस किया जाए, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए, जिसका इम्कान नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इसका मेरे ख्याल इस बारे में सोचते ही नहीं है, तो बैठ के कोई बातचीत की जाए तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इस तरह अगर करेंगे तो ये मुतनाज़ा हो जाएगा। अच्छा, मुतनाज़े के हवाले से आपको पता है पहले इलेक्शन कमीशन का एक बयान इस पे सामने आया, उस पर ले दे हुई, बल्कि उसी तरह रोज़ भी फवाद चौधरी साहब इस पर कमेंट किया है। आज ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी साहब ने यह बताया कि ये जो इस्लाहात हैं इसमें जो कमेटी में ये डिस्कस होता रहा तो उसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। वो ये तासुर दे रहे थे कि अब जो ये पेश करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या पास करवाना चाह रहे हैं तरमीम, तो उसमें तमाम सियासी जमातें चाहे अपोजिशन जमातें भी हैं वो मुत्तफिक हैं। ये तासुर दिया गया आज की। मैं आपको बताऊं मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती हैं उसमें अपोजिशन तो होती है जी, और उसमें बातचीत भी होती है, हुकूमत अक्सरियत से वहाँ पास करा लेती है बिल। लेकिन इस किस्म के बिल जो है ना, इस किस्म के बिल जो बड़े अहम हों, जो मुल्क की बुनियादें हिला सकते हैं, इस पर अगर इशू पर एहतजाजी तारीख शुरू हो गई, कोई और मसला खड़ा हो गया, तो इसको बहुत ठंडे दिल से कोई बाकायदा एक स्पेशल कमेटी बना ली जाए। जैसे 18वीं तरमीम हुई थी, सारी पार्टियाँ उसमें बैठी थी ना, बैठ के फैसला किया था। आप ऐसे उनसे गुफ्तगू करें
करें, सबसे पार्टियों से बातचीत करें, उनको कायल करें। जब लीडरशिप कायल हो जाएगी तो आप पार्लियामेंट में लाएं और वो भी मंजूर कराएंगे, मुश्तरका तौर पर कराएं। इसका मतलब ये है कि आप इतनी तेजी से जो कराना चाह रहे हैं इसमें कुछ दाल में कुछ तो काला है। सेशन में तो फिर हो ही जाना है ना। नहीं, मुश्तरका सेशन के बाद हमारा जो पहले भी तजुर्बा है, मुश्तरका सेशन में जाहिर है हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद है, वो उसे बिल्डोज करके करा लेगी। लेकिन इसके जो मैं नताइज कह रहा हूँ, जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे, वो नुकसानदेह होंगे। पार्टियां इनको नहीं मानेंगी, इस पर मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो पहले ही हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर तो शिबली फराज साहब पहले ही कह चुके हैं, 32 लाख खसूसी अफराद जो हैं वो EVM के जरिए से हक के रायदी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये तो पहले बजाते खुद उनकी जानिब से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। फिर इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट वैसे सबके सामने मौजूद है। मैं आपको अर्ज करूँ कि मैं एक बहुत अरसा तक खुद वजारत दाखिला की बीट करता रहा हूँ, जिसमें नादरा भी आता है। तो हमारे एक बुज़ुर्ग दोस्त थे, वो मुल्तान से उनका ताल्लुक़ था, राना अब्दुल सत्तार साहब। वो जब गए अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तो उनके जो थम था उनकी यहाँ लाइनें नहीं आ रही थी, तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो चेक किया गया कि ये कैसे हो, तो वो 2 दिन डॉक्टर ने उनको यहाँ से दबा के कोई पट्टी से एक बांध दी। फिर वो 2 दिन के बाद वो उन्होंने कहा कि जी आप जाएँ तो कुछ थोड़ा सा ये होगा, आपकी थम वहाँ लगेगा। इस तरह बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके थम नहीं लगते, ठीक है, उनका आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, ये इतनी जल्दी क्या है आपको शफाफ वो मशीन में आम इलेक्शन कराने की? आप तो खुद शकूक पैदा कर रहे हैं। आप इसको पहले बलदियाती इलेक्शन में आजमाएं, अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आजमाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आप कराएं इस पर और बताएं कि जी ये देखें, उसमें आपकी बड़ी पार्टी है, आप इक़्तिदार में हैं, आपके मुल्क में अक्सरियत है, लोग आपको ज़्यादा चाहते हैं। वो प्रोसेस करेंगे तो लोगों को भी पता चल जाएगा क्या है, उसकी खामियाँ भी सामने आ जाएंगी। तो ये इस तरह जल्दी करने से मसाइल पैदा होंगे। इसके साथ साथ आज ज़ाहिर है काबीना ब्रीफिंग में मौशी सूरत हाल भी डिस्कस हुई, महंगाई का मामला भी सामने आया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात हुई। उस पर तो वही मौक़िफ़ सामने आया है कि दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हैं, एक तो ये आई। लेकिन इसके साथ आज वज़ीर आज़म ने ये बात की, जब महंगाई की बात की जाती है तो उन्होंने कहा कि जनाब आप अगर ये फ़र्क देखें तो दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध और वफाक की बात करें या पंजाब की बात करें तो अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उसमें बड़ा फ़र्क मौजूद है। सिंध में चीज़ें महंगी हैं, तो आज सिंध पे उन्होंने तनकीद करके महंगाई के मामले को हल कर दिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध में चीज़ें महंगी हैं, पंजाब में सस्ती हैं। न तो किसी फेडरल मिनिस्टर को ये बात कहनी चाहिए और ना काबीना के इजलास में इस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि क्या आप वफाक और सूबों को आमने सामने लाना चाहते हैं? क्या आप सूबों के दरमियान माज़ाराई शुरू करना चाहते हैं? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, फेडरल में जो हुकूमत होती है, उसकी जो पॉलिसी होती हैं, उसका इम्पैक्ट चारों सूबों पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा तो फेडरल करता है ना, वफाक करता है। बिल्कुल सही। सुई गैस महंगा जो है वो कौन करता है? फेडरल करता है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें, गंदम की कीमत है वो भी वफाक करता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी वफाक करता है। इंपोर्ट कुछ करनी है, क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करनी है, किस तरह इंपोर्ट करनी है, किस रेट पे इंपोर्ट करनी है, ये भी वफाक करता है। फिर ये कैसे कहा जाए कि वहाँ ज़्यादा महंगाई है और यहाँ कम महंगाई है? लोग तो ये भी कहते हैं कि पूरे मुल्क से ज़्यादा इस्लामाबाद में महंगाई है। तो क्या अब ये इस बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए? मतलब जो हमारे सराइकी वसेब से लोग आते हैं, जब वो इस्लामाबाद में शॉपिंग करते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल, वो कहते हैं डेरा गाजी खान, मुल्तान और लाहौर की निस्बत यहाँ महंगाई है। तो फिर ये कह दिया जाए कि जी यहाँ तो महंगाई है, वहाँ तो वो नहीं है। नहीं, क्या काबीना इजलास में ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म क्या ये मवाज़ने करते रहेंगे या कोई एक्शन भी करेंगे? आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। अगर सिंध में महंगाई है तो फिर सिंध हुकूमत जाने, उनकी आवाम जाने, वो उसका एहतसाब करेगी। आप इधर तो ज़रा नज़र करम फरमाए ना। आप सिंध पे तनकीद करके क्या आप ये समझेंगे कि महंगाई का मसला हल हो गया? सिंध हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको आप देख लें कि पिछले 2-3 टर्म्स वो पूरे कर चुके हैं ना। वो ये तकरीबन तीसरी मरतबा मेरे ख्याल में वो आ चुके हैं। अब जब वो ये आके और ये हुकूमत कर रहे हैं, नवाज शरीफ के ज़माने में थे, पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो सिंध में भी उनकी थी, फिर नवाज शरीफ यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे तो वहाँ सिंध में उनकी गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है सिंध में। बिल्कुल, ये अगर इसका मतलब ये है कि सिंध के अवाम तो उनसे खुश है ना। आप जो बल्दियाती इलेक्शन और ज़मीनी इलेक्शन में गए हैं, आप जिस इलेक्शन में गए हैं वो आप हारे हैं। बिल्कुल ठीक है। सूरत हाल इसी तरह KPK में आपकी हुकूमत पंजाब में तो ये सूरत हाल पैदा हुई है। मज़ीद भी जिक्र करते हैं, इत्तेहादी जमातों का भी आज इजलास हुआ है, उस पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे आज इत्तेहादी जमातों का इजलास था। जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात की है। जातरी साहब, क्या मामला है? इत्तेहादी जमातों का आज इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने सबसे मुलाकातें की हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन आ रहा है और उसमें जो इस्लाहात का मामला आना है उस पर एतमाद पे लिया गया है। देखिए, काफ़ी अरसा हो गया था, प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों को उस तरह नहीं बुलाया जिस तरह बुलाना चाहिए था। और इत्तफ़ाक़ ये है क्योंकि सारी चीज़ें एक पेज पर थीं तो इनके इत्तेहादी उस तरह नाराज़ भी नहीं हुए। जिस तरह आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के साथ ये MQM वाले थे और हर 2 महीने 6 महीने के बाद ये नाराज़ होते थे। फिर जनाब रहमान मलिक साहब जाते थे लंदन यात्रा पर और वहाँ से फिर यात्रा करके आते थे तो फिर ये आ जाते थे। तो अब कितनी खामोशी से और अच्छे तालिब इल्म की तरह यस सर क्लास में बैठे हुए हैं और कोई इनको ये नहीं है, इन MQM वाले लोगों को। ये तो MQM जो है मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पर मुश्तमिल है। और आप इसको देखें कि महंगाई कितनी है, लेकिन जब इनको पता है ना चीज़ें एक पेज पर हैं, ज़रा गर्दन हिलाई तो फिर वो जूते पड़ेंगे ऊपर से। अब जनाब बैठे हुए हैं, वैसे ही अवाम की बात करते हैं और वैसे ही गले पड़ जाते हैं जनाब। अब इनके सारे लोग बैठे हुए खामोशी से। ठीक है, चौधरी साहबान जो हैं वो वज़ादार लोग हैं और वैसे आपको पता होगा कि पिछले दिनों तारक बशीर चीमा साहब पर बहुत सारे मुख्तलिफ इल्ज़ामात आ रहे थे, तो वो भी अब थोड़े से अब खामोश हैं। पहले वो बड़े दबंग बनते थे तो उनके भी अब उस तरह की बात नहीं है, प्रेशर में है। वो भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह खामोश हैं। और चौधरी साहब तो आपको पता है वज़ादार लोग हैं, वो फिर खड़े हैं साथ तो खड़े हैं, वो तो फिर जाएंगे नहीं। मोहन सिलाई साहब को पहले चूँकि कुछ शिकायतें थी लेकिन उनसे ही मुलाकात हुई है, वही इजलास में शरीक थे। जब तक के चौधरी साहब को कहा नहीं जाएगा उस वक्त तक चौधरी साहब नहीं जाएंगे, जब तक ताकत और हल्के उनको कोई नहीं कहते। इसी तरह MQM भी है। लेकिन उसके बावजूद पिछले दिनों आपको पता है कि चौधरी साहबान ने भी TLP के मामले पर और फिर MQM ने भी कुछ मुख्तलिफ गुफ्तगू की, उससे मतलब थोड़ी नाराज़गी का वो लग रहा था। लेकिन अब उनको ये किया जा रहा है कि भाई आए हैं, एतमाद में लिया जाए, बातचीत की जाए। और आपको पता है कुछ ऐसी ब्रीफिंग भी हुई हैं जिनको ऑन एयर नहीं कहा जा सकता और वो मतलब बुला के ये बताया गया है कि जी जो नोटिफिकेशन है उसके मामले को और TLP के मामले को ना जोड़ें, बाज़ एंकर जोड़ रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। उन ब्रीफिंग में ऐसी बातें बहुत सारी कही गई हैं जो अब वज़रा को मना किया गया है कि वज़रा को भी कहा गया, अखबार नवीसों एंकर्स को भी बुलाया गया है। सही। और एक ब्रीफिंग्स दी गई है जिसमें इस किस्म की बातें की गई हैं कि जी ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, फलां ना किया जाए, कहानियाँ ना जोड़ी जाएँ। तो नहीं, इसके बाद ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई फिर वज़ीर आज़म को इस मुलाकात की? सिर्फ ये एक रस्मी टाइप आप कह सकते हैं क्योंकि एक पेज पर तो है ही है, तो वो तो सब मैं जो आपको बात कर रहा था चल रहे हैं। आपको बताऊँ कि ताकत और हल्कों की तरफ से ना उनके लोगों ने ब्रीफिंग दी अखबार नवीसों और एंकर्स को। अच्छा। कि ये ना मिलाया जाए कि जी वो TLP और नोटिफिकेशन जो नहीं हुआ उसमें ताख़ीर हुई, ये इनका कोई मामला नहीं है। इस तरह की चीज़ें कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही हैं जो ऑन एयर कही नहीं जा सकती। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस बात का एहसास हो गया है कि चीज़ें उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले थी। अब वो इत्तेहादियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहें। सही। और जब वक्त आएगा और इत्तेहादी जो हैं उस वक्त पर अपनी नाराज़गी का इजहार भी करेंगे। मैं समझता हूँ MQM ने जितना मतलब माजी की जमातों को टफ़ टाइम दिया और हर मतलब 6 महीने बाद नाराज़गी और इतने अच्छे बच्चे बन के वो रहे, उनकी तो मिसाल ही नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। तो अब प्राइम मिनिस्टर उनको नहीं पूछते रहे, उनको नहीं बात लिफ्ट कराते रहे, लेकिन अब वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, प्राइम मिनिस्टर उनके करीब आ रहे हैं, उनसे बातचीत इत्तेहादियों को। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन इस्लाहात के नाम पर वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली कानून साजी है वो करना चाहती है। उसके लिए इत्तेहादियों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये अब देखना है कि क्या इत्तेहादी उस वक्त तरमीम के वक्त तैयार होते हैं या अपनी कोई डिमांड्स रखते हैं। लेकिन हुकूमत पर जब भी प्रेशर होता है या हुकूमत जब भी कोई कानून साजी करने चाहती है या बजट मंजूर कराने जा रही हो, तो एक ग्रुप है, मतलब चाहे वो इत्तेहादियों का हो चाहे अपनी पार्टी का हो, वो 30-40 लोगों का होता है जो नाराज़ होकर बाहर बैठ जाता है। फिर उनसे बातचीत की जाती है, उनको को मराहत दी जाती है, उनके को मसाइल हल किए जाते हैं और कोई फंड्स उनको जारी किए जाते हैं, जिसके बाद वो फिर आ जाते हैं। नहीं तो ये इस मुलाकात का मकसद भी यही था। ये जो मुलाकात थी ये तो अभी इब्तदा थी। अच्छा। कि उनसे इत्तेहादियों को अहमियत दी जाए, उनसे बातचीत। तो मुश्तरका सेशन तो अब जो मंडे को होना है जी, इसीलिए किया गया ना कि आज वो जो शिकवे शिकायत होंगे प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने किए होंगे कि जी हल्कों में काम नहीं होता, ये नहीं होता, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। GDA वालों ने सिंध हुकूमत के हवाले से बातें की होंगी
और उसके बाद चौधरी साहबान के जो नुमाइंदे थे तारक बशीर चीमा साहब, उन्होंने अपने हवाले से बात की होंगी। कुछ लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट मांगते हैं ना, ये जागीरदार हैं। मतलब तारक बशीर चीमा साहब ने तो कह दिया होगा कि जी बावलपुर डिस्ट्रिक्ट तो छोड़ देना मेरे पे, वो तो वहाँ मेरा ही नाज़म होगा और मेरा ही मेयर होगा और मेरा ही सब कुछ होगा। गुजरात जो है वो चौधरी से ले जाएंगे। ये इसी तरह ये वडेरे हैं, ये जागीरदार हैं, ये सरमायादार, ये क्या करते हैं? ये इसी तरह लोग गिव एंड टेक करते हैं, इस तरह के मौके पर ब्लैकमेल करते हैं, इसी तरह की चीजें। नहीं तो फिर हमारे वजीर आजम तो कहते हैं मैं ब्लैकमेल नहीं होता। इवन कि उन्होंने कहा था कि वो लाशों पर भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। हज़ारा कम्युनिटी का मामला हमारे सामने था, लेकिन वो तो कहते हैं कि वो तो ब्लैकमेल नहीं होते। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हज़ारा पे उन्होंने ये कहा था, लेकिन टीएलपी पे जो कुछ हुआ और जिस तरह हुकूमत ढेर हुई, इसकी कहीं मिसाल आपको मिलती है? कि पहले आप कह रहे हैं जी कि वो शेख रशीद साहब कहाँ गए? 2-3 रोज से नजर नहीं आ रहे वो मुझे टीवी पे, जो आके कहते थे कलाशिनकोफों पे बात हुई है, कलाशिनकोफों ने फायरिंग की है, वो कलादम तंजीमें हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इंडियन फंडिंग है। भाई इंडियन फंडिंग जो है वो आप उससे अब मुज़ाकरात आपने कर लिए हैं, उससे आप मामलात कर रहे हैं, अब उसको कलादम जो है वो भी आप ख़त्म करने जा रहे हैं। शेड्यूल 4 से उनके लोगों को निकाला जा रहा है। ये क्या मजाक है यार इस मुल्क में? आप मुझे बताएं। ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे जमहूरियत के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। ठीक है, क्योंकि ये कह देना कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं होऊंगा, और दूसरे लम्हे आप ढेर हो जाते हैं। आपने फैसले करने थे। अभी प्राइम मिनिस्टर एक आधे दिन में कौम से खिताब भी करने वाले हैं, उसमें भी सारी चीज़ें बताएंगे कि जी ये हो गया, हम ये करना चाहते हैं। यानी पुरअमन एहतजाज हो, लाशें हो तो आप ब्लैकमेल नहीं होते, आराम से बैठ कर एहतजाज किया जाए तो आप ब्लैकमेल नहीं होते। लेकिन अगर बंदूक की ज़बान से, तशद्दुद की ज़बान से, गाली गलोच की ज़बान से अगर आपसे बात की जाए या हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के खिलाफ बात की जाए तो फिर आप ब्लैकमेल हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि जनाब इंडिया से फंडिंग होती है, इनको इंडिया किससे फंडिंग होती है। उन्होंने एक इदारे का, इंटेलिजेंस एजेंसी के एक इदारे का नाम लिया कि उसके सरबराह ने जो रिपोर्ट जो बातें की हैं बता नहीं सकता। ये चौधरी साहब ने ऑन एयर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अब आप उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं और सारी चीज़ें हल कर रहे हैं। यार ये क्या हो गया है? देखें मैं आपको बताऊं, आज एक लाश मिली है जिसकी शनाख्त की गई है और पता चला है कि वो पुलिस कांस्टेबल थे, वो शहीद हुए हैं। उनकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली है खेतों से, वज़ीराबाद के इलाके के पास। और पता चला कि वो जनाब जब एहतजाज हो रहा था तो उनको कत्ल किया गया, तशद्दुद किया गया, तशद्दुद के बाद वो कत्ल हुए और उनकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया। तो उसके बाद फिर रियासत के ये मामले देखें, ये कुछ हक़ाइक़ हैं। आप देखें एक बात, साद रिजवी साहब पे स्पीकर इस्तेमाल करने, वो तो कैद में है, लेकिन उन पे स्पीकर का नाजायज़ इस्तेमाल करने पे और दूसरी चीज़ों करने पे उन पर जो है ना मुकदमे बन रहे हैं। क्या वो जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनकी FIR किसी पे दर्ज होगी? जब आपको याद होगा सानिया मॉडल टाउन जब हुआ था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह पे मुकदमा दर्ज किया जाए, शहबाज शरीफ पे वो भुगत रहे हैं, वो उन पर FIR दर्ज की जाए, उन पर 302 का मुकदमे। अब जो लोग वहाँ शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनके मुकदमा किस पर दर्ज होंगे? उस पर उनके मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुए? बिल्कुल ठीक है, उनके मुकदमा तो ये क्या मतलब पुलिस वालों को आप शहीद कर दें कि गरीब आदमी पे आप सारे इस मुल्क के कानून गरीब आदमी पे लगते हैं? इसका मतलब है मेरे पास तो लोग नहीं है कि मैं सड़कें बंद करूं, एहतजाज करूं, मुझ पे जो मर्जी आप मुकदमे बना दें, उठा के बंद कर दें, गरीब आदमी को फांसियां लगा दें, आपका राइट है, सब कुछ करते रहें। और जो आदमी ये कहे कि मैं सड़कें बुला कर दूंगा, पुलिस वालों को गोलियां मारे, आपके मिनिस्टर कहते हैं इंडिया से फंडिंग ले ले, या इंडिया के किसी की टेलीफोन, इंडिया के किसी रिश्तेदार की इंडिया से टेलीफोन कॉल आ जाए तो उसके पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियां लग जाती हैं, वो फंडिंग ले रहे हैं और आप उनसे फिर मुआहदे कर रहे हैं। फिर इसका मतलब पाकिस्तान को तो आप अपनी मर्जी से चला रहे हैं ना। फिर आइन और कानून तो गरीब आदमी के लिए, आइन और कानून तो इवन के अपोजिशन जमात अगर इत्तेफाक नहीं करती और मुश्तरका सेशन बुला लिया जाता है और पास कर दिया जाता है, वो भी ना हो तो सदारती आर्डिनेंस आ जाता है। फिर आइन और कानून तो इस तरह से चलता है ना। फिर ये जिस तरह से चलाया जा रहा है इस वक्त जो सूरत हाल है, आप ये देखें कि किस तरह ये जो नैप आर्डिनेंस आया उसमें कैसे तब्दीली की आर्डिनेंस आए, एक आया फिर दूसरा आया। ये क्या हो रहा है? ये सर जब इनकी नलायकियों की दास्तान लिखी जाएगी उसमें ये सारी वाक़यात लिखे जाएंगे। आपको ये देखना चाहिए था कि आप उनसे मुआहदे करने जा रहे हैं तो फिर आपको वो जो बातें आपने कही हैं उन बातों का जवाब कौन होगा? और जो पुलिस वाले शहीद हो गए हैं उनके मुकदमात किस पर दर्ज होंगे? जवाबदेह कौन होगा? ये तो बिल्कुल सवालिया निशान है। इसके साथ साथ हम जो करप्शन कहानी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे उस पर क्या इक़दाम हुए इसका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिक्र करेंगे
कि इस्लामाबाद का मारूफ अस्पताल पॉलीक्लिनिक अस्पताल, जिस पर हम अपने इस प्रोग्राम टॉकर 7 में भी मुसलसल गुफ्तगू करते रहे और उस पर जो करप्शन की मुख्तलिफ स्टोरीज़ थी वो गाए बगाए हम आवाम के सामने भी रखते रहे हैं, अरबाब इक़्तिदार के सामने भी रखते रहे हैं। उस पर कुछ एक्शन हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं। जातरी साहब, आपने पॉलीक्लिनिक के मामले को उठाया और फिर उसका फॉलो अप भी करते रहे, उसके तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते रहे, उस पर बड़ी तनकीद भी की जाती रही, आपको भी, हमें कॉल्स भी इस प्रोग्राम की टीम को मौसूल होती रही मुख्तलिफ सतह पे। लेकिन अब उस पर आखिरकार एक्शन हुआ है। वो क्या एक्शन हुआ है, क्या इक़दाम होने चाह रहे हैं? देखिए, जब हमने ये कहा कि पोली क्लिनिक में अद्वियात की ख़रीदारी समेत मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें करप्शन हो रही है और हमने उन करप्शन के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए। देखें, एक बात तो मैं आपको अर्ज़ करूँ, मैं अपने हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि कोई कबाड़िया जो है वो क्लिनिक अस्पताल सरकारी नहीं चला सकता। बिल्कुल सही। अस्पतालों को डॉक्टर चलाते हैं और ऐसा नहीं होता कि आप किसी कबाड़ियों को ला के बिठा दें कि कहें जी आप चलाओ, ठीक है भाई, अस्पताल है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। अब जो पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने ये आर्डर कर दिया है कि पिछले 3 साल के दौरान जो खरीदारी हुई, जो कुछ हुआ, उसके फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए। अब ये ऑडिट होगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब क्या कहा जा रहा है, अब डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको उनके जो डिप्टी हैं, उनके मतहत जो डॉक्टर्स हैं, उनको कह रहे हैं जी आप अहमियत न दें पार्लिमानी कमेटियों की, इनकी क्या अहमियत होती है। इस हवाले से मैंने खुद पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन से भी बात की और मैंने उनको ये बताया कि जी वो तो कह रहे हैं अहमियत न दें, इनकी क्या अहमियत है। तो उन्होंने कहा फोरेंसिक ऑडिट आने दें, फिर हम देखें हम किस किस को हथकड़ियाँ लगवाते हैं। अच्छा। और जब से उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट का जो कहा है, उसके बाद जिन्होंने 2 नंबरियाँ की हैं उनके चेहरे से हवाएं उड़ी हुई हैं, उनके चेहरों के रंग तब्दील हो गए हैं कि अब क्या होगा। देखें, एक जब हमने जब अपने प्रोग्राम में ये कहा कि एक शख्स है जिसको सारी कमेटियों को आपने सरबराह बना दिया है, क्या अस्पताल में और कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ईमानदार डॉक्टर नहीं है? एक ही डॉक्टर है जिसको आपने जो एक्सरे, लेबॉर्ट्री, आलात की खरीदारी, सर्जिकल और मास्क की खरीदारी, जो तमाम जो बड़ी अहम कमेटी हैं, उनका आपने एक आदमी को हेड बनाया हुआ है और वही सारा कुछ कर रहा है। इसका मतलब बाकी चोर है अस्पताल में, बाकी कोई वो नहीं है। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये पूछा है ना कि भाई ये एक ही आदमी के पास क्या ऐसा जादू की छड़ी है कि एक आदमी को लगा दिया, तो वहाँ जवाब कोई नहीं दे सका। अब जब फोरेंसिक ऑडिट होगा उसमें जो बंद डिस्पेंसरियों के नाम मेडिसिन जारी हुई हैं, डिस्पेंसरी बंद है और उनके नाम पर लाखों रुपए की मेडिसिन जारी हुई है, जारी होती है जी, हर माह जारी हो रही है। वो कैसी होती नहीं है, ठीक है, वो कहाँ लगती है? ये वो अद्वियात है जो आवाम को फ्री देना थी, जो आवाम की इंतजामिया फराहम करती है। आवाम की इंतजामिया मुख्तलिफ डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं, कोई के ब्लॉक में है, कोई दूसरी जगह पे हैं, वो काफ़ी अर्सा से बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उनके नाम पर अदवायात जारी हो रही हैं, खातों में जारी हो रही हैं, पैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। वो फोरेंसिक ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा कि अच्छा। फिर वहाँ जो सिविल काम हुआ है, एक बाथरूम पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। और यार डॉक्टर का काम तो हॉस्पिटल चलाना है, बिल्कुल। वहाँ के डॉक्टर जो हैं, आपको बड़ा हैरत होगी नकी साहब ये सुन के कि वो सिविल के काम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। उनको कहें ना आज ये दीवार बनानी है, ये छत बनानी है, ये चीज़ें बनानी है, ये लकड़ी, आप कहें वो रात दिन शुरू हो जाएंगे। अच्छा भाई, अस्पताल की जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी वहाँ आई तो उस वक्त भी उन्होंने देखा, तो उस वक्त भी उनको हैरत हुई कि ये 3.25 अरब रुपए का बजट इनको आता है, ये कहाँ जाता है, ये क्या कर रहे हैं इसको। उन्होंने अस्पताल की सूरत हाल है, जो कुछ उस सेनेट की कमेटी ने किया, उनके भी अहकामात तो नहीं माने गए ना। उन्होंने कहा जी छोड़ें। तो मेरी मौया खान मेमन से भी बात हुई, शफीक तरीन से भी बात हुई, वो इस पर तरीके इस्तेकाक भी ला रहे हैं। अगर इन्होंने ये इकदाम जो कमेटी ने कहा था वो ना किए तो तरीके इस्तेकाक इस पर आएगी। वो कह रहे थे हम डालेंगे और इनको बुलाएंगे। इसी तरह जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की झेली कमेटी है, उसने कहा है कि इतना बहुत बड़ी यहाँ करप्शन हुई, इतनी 2 नंबरी हो गई हैं, तो उसका कोई ऑडिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्या हो रहा है। तो इस पे उन्होंने एक फोरेंसिक ऑडिट कराने का कहा है कि फोरेंसिक ऑडिट की जाए। इससे पहले जो इस वक्त वहाँ पर डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर अमानुल्लाह साहब पर ऑडिट पहले मौजूद हैं। ये पहले हम दिखा चुके हैं, बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट्स हमने ऑन एयर दिखाए, बिल्कुल वो भी दिखाए हैं हमने। तो ये जो कुछ होता रहा उसमें, और गरीबों को कुछ नहीं मिला, और वहाँ लोग जो हैं वो लाखोंपति बन गए, करोड़ोंपति बन गए, उस पर तो
तो नैब ने इंक्वायरी शुरू की है, नैब ने अलहदा की हुई है, FIA ने अलहदा की हुई है, किस किस ने कहाँ कहाँ घर बनाया ये हमने पहले अपने एक प्रोग्राम में बता दी है। कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जनाब कि बाकी डॉक्टर जो हैं वो तो बेचारे एक फ्लैट नहीं खरीद सकते, और जो पोस्टों पे लगे हुए हैं, अच्छे ओहदों पे लगे हैं, वो सब कुछ करते जा रहे हैं। हुआ ये कि डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब को लगाया ही इसीलिए गया था और डॉक्टर नायला को हटाया इसलिए गया था कि डॉक्टर नायला जो हैं वो मामलात को हैंडल नहीं कर पा रही। डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब को लगाया गया और कहा कि जी आए। डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब आए, उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर ग्रुप उधर लड़ रहा है, एक ग्रुप उधर लड़ रहा है, चलो इनको लड़ते रहना, तो तकसीम करो और हुकूमत करो। वो आराम से अपने दिन जो है, बाकी वो कहते हैं जी रिटायरमेंट किया है, वो बस वो मेरे पूरे होते हैं। देखिए अख्तियार वो नहीं होता कि आप कहें जी मैं गवर्नर हूँ और अख्तियार मेरे पास अख्तियार वो होते हैं जो आप एक्शन करें। बिल्कुल सही। और वो नजर आए, इनसे उम्मीद की जा रही थी कि ये एक्शन करेंगे और करप्ट लोगों को निकालेंगे, किसी को नहीं निकाला। और जो कुछ अब हो रहा है, अब उंगलियां तो इनकी तरफ उठ रही हैं ना। वो सारे लोग कहते हैं कि जनाब जो वहाँ पर डिप्टी है उनके पास, हर आदमी के पास कुछ ना कुछ फार्मूला होता है देने के लिए, वो फार्मूला दे देते हैं तो ऊपर वाले खामोश हो जाते हैं। ये फार्मूला तो वज़ीर आज़म ने दिया हुआ था कि तब्दीली तो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उसमें तो सरबराह पे उंगलियां उठेंगी। वो जो तब्दीली ऊपर से उठती है वो तब्दीली नहीं हो सकी ना। डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब जितने कंपिटेंट आदमी हैं, जितने चीज़ों को समझने वाले आदमी हैं, उन्होंने वो नहीं किया। क्यों? कुछ तो लोग ये कहते हैं कि शायद वो खौफजदा हैं, इस वजह से एक्शन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप खौफजदा हैं, आप करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं कर रहे हैं, तो खुदा के लिए आप घर जाएं, आप किसी और को मौका दें जो आए और वहाँ आके करप्ट लोगों पे हाथ डाले और गरीब लोगों को जो पैसे हैं उनका हिसाब ले। पोली क्लिनिक में अब फोरेंसिक ऑडिट आएगा, फोरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद आप देखिएगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिनके बारे में डॉक्टर शाहिद हनीफ साहब के नायब कहते हैं जी परवाह ही ना करें जी, कमेटियों को अहमियत ही ना दें, इनको देख लेंगे ये क्या है। बिल्कुल ठीक। अब वो कमेटी अब देखिएगा किस किस को वो हथकड़ी लगवाती है, किस किस के खिलाफ एक्शन करती है। और हम जो बातें करते थे और हमें कहते थे जी आप ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट फलाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स फलाने हैं, अब वो सारी चीज़ें वो आ जाएंगी। और कमेटी ने बाकायदा ये कहा है कि ये हमारा नाम लेके कमेटी ने बताया कि ये जो कुछ किया है, आप जो कुछ मीडिया पे आ रहा है इसका जवाब दो। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर ज़ैली कमेटी की जो चेयरपर्सन थी शाहिदा अख्तर अली साहबा, उन्होंने कहा इनका 3 साल का फोरेंसिक ऑडिट कराओ। फोरेंसिक ऑडिट जब होगा तो सब, तो उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बड़ा अहम है। और जो गरीब आवाम के पैसे लूटे गए हैं वो वापस अगर ख़जाने में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। और ये ज़ाहिर है हमारी टीम की बिलखसूस जो स्टाक एट 7 प्रोग्राम है, इसमें मुसलसल हम कोशिश करते रहें, तो ये सिलसिला होना चाहिए। और यही कहा जाता है कि बड़े लेवल पे भी अगर कोई करप्शन हुई है तो फिर रेवन्यू जो ख़जाने में पैसे आने चाहिए उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है, खाली हथकड़ियाँ लगाने से भी मामला हल नहीं होते। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।